वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि मैं लाइब्रेरी के ऊपर वीडियो लाऊं, उसके इंटरव्यू के ऊपर वीडियो लाऊं, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो लोगों को इंटरव्यू से बहुत डर लगता है और बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सर से बहुत दिनों से आग्रह कर रही थी कि सर हमारे चैनल पर आएँ। स्टूडेंट्स का बहुत रिक्वेस्ट है वीडियो के लिए। तो हमारी सर की लगभग 23 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। एक बहुत सीबीएसई स्कूल में सर बतौर लाइब्रेरियन बहुत दिन से काम कर रहे हैं। कई बार ये पैनल्स में बैठे हैं, लगभग बोले तो हर साल ही जब लाइब्रेरियन का इंटरव्यू होता है तो सर पैनल में बैठते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के जो भी डाउट हैं उन्होंने कमेंट्स में पूछा है, आज सर से वन बाय वन सभी डाउट्स क्लियर करेंगे यहाँ। तो ज़्यादा मैं वीडियो को लेंदी नहीं करूँगी, अब डायरेक्ट सर से बात होगा। हेलो सर। हेलो निशा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। धन्यवाद बुलाने के लिए। और आज का, जैसा निशा जी पहले ही बताया था, आज का हमारा विषय रहेगा कि लाइब्रेरी साइंस का जो इंटरव्यू होता है तो उसमें जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, एब्रिविएशन वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब्जेक्ट बेस्ड मिल जाएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आज का है कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड लेके चलते हैं। तो प्रैक्टिकल बात करेंगे तो मेजरली दो तरह के प्रैक्टिकल पेपर होते हैं हमारे लाइब्रेरी साइंस से, बीएलआईस बोले या लाइब्रेरी साइंस। एक हमारा है क्लासिफिकेशन। बहुत डिटेल में हम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे आज, क्योंकि फिर बहुत लंबा चला जाएगा। बट बहुत शॉर्ट में किसी भी वस्तु को जब हम वर्गीकृत करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो होता है क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट वैसे। एक्चुअली इसी क्लासिफिकेशन के आधार पे एक लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज किया जाता है। मोर देन 97% लाइब्रेरी में डीडीसी फॉलो किया जाता है। सर मेलविन डेवियो का जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, डीडीसी स्कीम फॉलो किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं हम आज उस पर बात करेंगे, फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो चाहिए कि वी ऑल नो दैट कि डीडीसी का जो है वो 10 पार्ट में डिवाइड है। स्टार्ट फ्रॉम 1 विच रिलेटेड टू साइकोलॉजी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड फाइनली 0। जो बाकी 1 to 9 नहीं आते हैं उनको 0 में दिया गया है। बहुत से सब्जेक्ट्स बेसिक लाइक डिक्शनरी हो जाते हैं, इंसाइक्लोपीडिया है, लाइब्रेरी साइंस की किताबें हैं, जिनकी इवन कंप्यूटर का भी। अब तो हम लोग इंजीनियरिंग पार्ट में भी इनको रखते हैं। तो बात करते हैं कि जब हम लोग डीडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो पहला चीज़ होता है हम लोग ब्रॉड नंबर पूछते हैं, लाइक 500। 500 का मतलब क्या हुआ? तो अगर बच्चों को आइडिया है तो एटलीस्ट पहला जो 10 डिवीजन है वो तो बाय हार्ट लोग तो आता है। जो 500 जिसको हम साइंस बोलते हैं, 600 अप्लाइड साइंस, 700 आर्ट, 800 लिटरेचर, 900 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड सो ऑन। सो इसमें हम जब बात करते हैं, एक्चुअली जब एक किताब हमको मिलता है अरेंज करने के लिए, तो उस पर हम एक डीडीसी कोड लगाते हैं। तो डीडीसी कोड क्या होता है? उस बुक का कोड नहीं होता है। डीडीसी कोड उस बुक के अंदर जो कंटेंट है इसका कोड होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लेंगे, जैसे एक किताब है खंजर और खून। नाम से अगर हम डीडीसी में खोजने जाएं खंजर और खून, पता चला खंजर हमको वो हथियार में मिल जाएगा शायद कहीं पे, और खून ब्लड मेडिकल साइंस में कहीं कोई वर्ड मिल जाए। तो एक वर्ड से ये क्लियर नहीं होता है कि ये जो खंजर और खून किताब है किस चीज़ पे है। तो मुझे कई बार याद है, मैंने कई बार अपने पैनल में ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट रहते हैं उनको जांचने के लिए कि सडनली कुछ नया चीज़ आ जाए तो कहाँ कैसे जवाब दिया जाए। तो इनका जवाब देने के लिए नेचुरली है पहले किताब को पलटेंगे, किताब किस चीज़ का है, लिटिल इन्फॉर्मेशन। तो मैं बता दूँ ये किताब है हिंदी फिक्शन है, उपन्यास जानते हैं वो, बहुत सारी खून बड़ी मांग और बहुत सारे इस तरह का हिंदी ट्रेडिशनल नाम होते हैं। तो हिंदी फिक्शन, तो हिंदी फिक्शन को जब हम डीडीसी को में बांटते हैं तो सबसे पहले इसका हम लोग बेस नंबर देखते हैं। तो 1 to 9 यानी जो हमारा 10 में है वो पहला चीज़ कहाँ आएगा? तो पहला है ये आएगा साहित्य में, दैट मीन्स लिटरेचर, दैट इज 8 नंबर। तो पहला इसका जो होगा वो 100, बेस नंबर होगा 800। इसके बाद हम लोग डीडीसी में इसको हम लोग देखेंगे तो एक्चुअली हिंदी के लिए एक नंबर दिया गया है, एक्चुअली साउथ एशियन है, इसका नंबर है 891.43।
ये जो नंबर है हिंदी के लिए एक नंबर दिया गया है डीडीसी में। आप जब इसके टेबल को जब आप देखेंगे तो हिंदी के लिए एक नंबर है 891.43, और इसके बाद जो लास्ट में 3 हमने ऐड किया है, यहाँ 3 चीज़ देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं साहित्यिक, और भी कई मुद्दे आते हैं। नंबर एक नंबर होता है पोयम के लिए। अगर कोई हिंदी की पोयम की किताब है तो उसमें हम लिखेंगे 891.431। ये 1 अगेन हम लोग इसके जो अलग से इंडेक्स बने हुए हैं जिसमें 1 पोयम के लिए है। अगर हम लास्ट डिजिट 2 कर देंगे तो ये ड्रामा के लिए है, यानी 891.432 कर देंगे तो ये ड्रामा का बुक हो जाएगा। आते हैं थर्ड पॉइंट 891.43, ये 3 है फिक्शन। अच्छा। तो 3 हो गया तो ये फिक्शन के लिए हो गया। तो ये किताब जब हम बात करें हिंदी फिक्शन की थी तो इसका डीडीसी कोड हो जाएगा 891.433। इस प्रकार अगर दूसरी लैंग्वेज की बात करें, जैसे कोई भी हम एक इंग्लिश फिक्शन की बात कर लेते हैं, उसका डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज देख, सब पहला डिजिट था 8, दैट रिप्रेजेंट लिटरेचर, सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट लैंग्वेज। तो यहाँ हम लोग इंग्लिश के लिए 2 जनरली यूज करते हैं इंडिया में, एज ए फेवरेट लैंग्वेज भी यूज करते हैं, 2 फॉर इंग्लिश। अगेन यहाँ 821 फॉर इंग्लिश पोएम, 822 फॉर इंग्लिश ड्रामा एंड थिएटर थिंग्स, 823 फॉर इंग्लिश फिक्शन। तो जो भी इंग्लिश की फिक्शन हो गई, ये जनरली हम लोग अभी जो लाइब्रेरी में काम करते हैं, बुक अरेंज करते हैं, तो ये 823 जनरली हम लोग इंग्लिश फिक्शन के लिए देते हैं। तो ये जनरली बच्चों से सवाल में रहता है, मैंने एक जैसे टाइटल पूछ दिया, जैसे कोई भी एक किताब का नाम ले लिया और बताया कि भाई इसका नंबर बताओ। तो अगर हिंदी का उपन्यास ले लिया या इंग्लिश का उपन्यास ले लिया, या हिंदी की कविता है, इंग्लिश की कविता है, तो उस अनुसार हम बच्चों से पूछते हैं। अब फर्दर मूव करते हैं बाकी अदर एग्जाम्पल के लिए। तो अभी हमने जैसे हिंदी और इंग्लिश फिक्शन की बात की, मेजर अक्सर हम एक और यूज़ करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री की किताब उठा ली और बच्चों से पूछते, बताओ भाई इसका डीडीसी कोड क्या होना चाहिए। नाम में ही लिखा हुआ है भारत का इतिहास। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि जो पहला सेक्शन है इसका कहाँ जाएगा, 0 to 9 में किस सेक्शन में आएगा। अगर हिस्ट्री की किताब है तो हिस्ट्री के लिए पहला लेटर है 9, वो हमारा आ जाता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए कॉमन है, 9 नंबर फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सेकेंड डिजिट हो जाता है कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 नंबर हो जाते हैं साउथ एशिया के लिए। और बात करते हैं इंडिया के लिए तो 4, तो इंडियन हिस्ट्री का नंबर हो जाता है 954। अगेन इसको और डिटेल में जाएं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डीडीसी कोड ओनली, इसमें हम ड्यूरेशन वाइज भी आगे बढ़ा गया है। तो हर पीरियड के लिए अलग अलग यहाँ पे 8954.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। इट डिपेंड ऑन कि कौन सा जोन है, एरिया कौन सा है, किस पीरियड की बात कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में भी नेचुरली एंशिएंट के लिए अगर हाँ बात करें, अगर एंशिएंट के लिए एकदम एंशिएंट, तो उसके लिए हमारे पास फिर एक नंबर आ जाता है 934। एक्चुअली 3 फॉर एंशिएंट है, 934 एंशिएंट हिस्ट्री। कुछ और बात करें तो जैसे 510 मैथ के होते हैं, 5 मेजर बात करें तो 540 हमारे केमिस्ट्री के होते हैं। तो इसमें जैसे 546 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 547 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरा बच्चों से स्टूडेंट्स से रिकमेंडेशन होगा कि एटलीस्ट डीडीसी के जो 1000 सब डिवीज़न है इसका प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखें। अगर लाइब्रेरी में अच्छा फोकस, इवन हम जानते भी कि बहुत जल्दी बिहार में वैकेंसी भी बहुत जल्दी आई, सब गवर्नमेंट चेंज हो गया तो कुछ रिजल्ट देखने को मिले, बहुत जल्दी ये कुछ आए। तो मेरा स्टूडेंट से ये है कि बट एटलीस्ट 1000 सब डिवीज़न को बाय हार्ट करते रहे। ये इवन आपको इसके जो कम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलेगा। एग्जाम में भी कई तरह नंबर दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि ये कोड किस विषय के लिए है, या एक विषय दिया हुआ है इसका क्या कोड होगा। सर बच्चे क्या करते हैं ना, एक प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं कि क्या मैं पूरा रटूं, 1 से लेकर सब्जेक्ट वाइज सभी डीडीसी कोड रटना होगा, क्या करना होगा, तो थोड़ा सा वो लोग इसको लेकर थोड़ा नर्वस रहते हैं। देखो ऐसा है ना कि जो डीडीसी कोड है ये अपने आप में बहुत बल्कि है, 3 वॉल्यूम में। अभी जो 19 एडिशन जनरली मैक्सिमम सब जो 19 लेटर्स तो काफ़ी 23, 24 तक आ गए हैं, बट हम लोग 19 एडिशन ही मैक्सिमम जगह यूज़ कर रहे हैं, जो कि वो काफ़ी बल्कि नेचुरली नो वन कैन बाय हार्ट दिस, बट एटलीस्ट 1000 सब डिवीज़न तो आप सबको मालूम होना चाहिए, सो दैट जैसे ही देखे तो अचानक याद आ जाए। सो 1000 सब डिवीज़न को टाइम टू टाइम आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन पार्ट। कुछ और सवाल है, वैसे एक अगला हमारा है कैटलॉगिंग पार्ट। तो देखते हैं कुछ और आपके सवाल है, अगर समय बचा, वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो हम लोग जी बहुत। उनका एक रहता है कि एक्सेशन रजिस्टर और नंबर, ये क्या है, तो थोड़ा सा आप अगर बता दें। बहुत क्यों नहीं एक्चुअली एक्सेशन रजिस्टर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिग्रहण पंजिका। परिग्रहण पंजिका, एक्सेशन रजिस्टर। एक होता है एक्सेशन नंबर।
एक्चुअली हमारे लाइब्रेरी में जो भी रिकॉर्ड है, जो स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, जो उसका सीरियल नंबर हो, फाइनली वही नंबर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो यही है एक्सेशन नंबर, और इसके लिए हम लोग एक रजिस्टर फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं एक्सेशन रजिस्टर। और इस रजिस्टर में मेजर होता है कॉलम्स, कितने कॉलम्स है। तो नॉर्मली हम लोग 14 to 15 कॉलम यूज़ करते हैं, बट नाउ डे तो अब तो सॉफ्टवेयर सिस्टम आ गया है। हम लोग मेजरली ERP यूज़ करते हैं, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग है, हमारे पास SOUL है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, देन सो मेनी बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो लेकिन फिर भी बहुत से लाइब्रेरी में आज भी ये रजिस्टर यूज़ होता है। तो परिग्रहण पंजिका यानी एक्सेशन रजिस्टर में बहुत से मेजर कॉलम होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियल नंबर, देन टाइटल, ऑथर नेम, पब्लिशर, एडिटर, even language, publication place, publication area, publication period, ISBN number, price, and the last option, remark. So normally we can keep 14 to 15 columns there. It depends as per your library कि हमारे लाइब्रेरी में कितना ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली जब बुक्स को डैमेज हो जाते हैं या लॉस हो जाते हैं तो यहीं से ये इन्फॉर्मेशन हम लोग ग्रैब करके एक नया बुक अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो हम लोग एक्चुअली यहीं से डाटा लेके हम बुक को प्रोक्योर कर सकते हैं। सर बहुत सेटअप कर चुके हैं कई जगह जाकर के, साउथ जी, जी। एशिया में और बहुत जगह। जी जी जी। तो सर का एक्सपीरियंस है, बहुत 24 से 25 साल का एक्सपीरियंस है सर का। जी जी। तो अगला और सवाल। बच्चों के कुछ सवाल है, जैसे कॉल नंबर के ऊपर भी उनका थोड़ा डाउट था कि क्या है कॉल नंबर। जी जी जी, बहुत खूब। कॉल नंबर ऐसा है कि जैसे ही एक बुक्स का जो साइड एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइन, स्पाइन हम लोग हिंदी में से पुट्ठा भी कहते हैं और हिंज भी कहते हैं, बहुत से नाम है उसके। तो हमारा जो स्पाइन हुआ वहाँ हम एक स्पाइन स्टिकर लगाते हैं। तो स्पाइन स्टिकर में 3 पार्ट में से डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट कलेक्शन। लाइब्रेरी में इट अगेन ऐसे कि इट डिपेंड ऑन द योर लाइब्रेरी। तो आपकी लाइब्रेरी में कितना कैटेगरीज में, लाइक GC फॉर जनरल कलेक्शन, वी हैव RB फॉर रेफरेंस बुक, मे बी मैगजीन ऑल्सो, maybe it's a school library, then you can keep the teacher resources and so many. It all depends, even children's section you can keep. So CHI. So first 2 to 3 letter you can give, that's your category number. Second, in the middle we write the DDC number. Just now we talk about 891.543 or the 954 and so on. And the third area, author cutter mark. Actually here what we do, like see Nisha Singh, so 3 letter from author's surname. Like Singh SIN, if Rabindranath Tagore is there, so last third letter from the surname TAG and so on. So whatever name of the surname of the author is, that 3, and this combination, ये जो combination हुआ 3 area का, जो कि हम लोग spine sticker में mention करते हैं, this is only called call number. Actually this help to locate the books. Even I want to go more focus about this author 3 cutter author surname what we use. It help to arrange the books. Just now we talked about 8 to 3 English fiction. Naturally, there are so many books of 8 to 3 English fiction or Hindi fiction. So what happened? All the Hindi fiction will come at one place? No. Now here, this next subdivision will based on author. सर बाइलिंगुअल रखिएगा, हमारे स्टूडेंट ज़्यादा हिंदी मीडियम के हैं। Okay, sure. चलिए, so I'm sure this is very much clear कि जो हम कॉल नंबर बात कर रहे थे इसमें 3 पार्ट होते हैं, which actually, and actually ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए भी। इंटरव्यू में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी। तो सर जो एक डिजिटलीकरण यानी कि जो डिजिटाइजेशन अभी हो गया है, पहले लाइब्रेरी अलग फॉर्मेट में होता था, जी। अभी बहुत चीज़ें जो है वो डिजिटल हो गई, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि इंटरव्यूज में, तो कुछ बताइए उसको। जी, ऐसा है ना कि 2 वर्ड है, एक है ऑनलाइन, ठीक है, ऑटोमेशन जिसको कहते हैं, ऑटोमेशन ऑनलाइन, और एक होता है डिजिटलाइजेशन। सो बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, लोग को लगता है दोनों एक चीज़, बट ये दोनों एक चीज़ नहीं है। डिजिटलाइजेशन अलग है और जो ऑटोमेशन जिसको हम ऑनलाइन सिस्टम में कहते हैं। एक्चुअली एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जो सॉरी लाइब्रेरी में जो हमारा कलेक्शन है, तो ये जो हम लोग इशू रिटर्न प्रोसेस जो हम लोग करते हैं या हमारा जो एक्सेशन रजिस्टर प्रोसेस, वो हुआ सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो हमारे सारे बुक्स की एंट्री कहाँ गई? सॉफ्टवेयर में है। जब यूज़र आए, क्लाइंट आए, स्टूडेंट आए, उनको इशू कैसे करना है? थ्रू सॉफ्टवेयर। रिटर्न प्रोसेस क्या है? थ्रू सॉफ्टवेयर। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेशन, ठीक है। सो वी डोंट यूज द रजिस्टर सिस्टम, या पहले हम लोग जो कार्ड सिस्टम यूज़ करते तो सबकी जगह पे आजकल अब आ गया ऑटोमेशन। इसके लिए सबसे अच्छा वेबसाइट हम लोग यूज़ करते हैं ERP, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, दैट्स वेरी गुड। दूसरा चीज़ है डिजिटलाइजेशन। ये हो गया कि हमारे जो भी लाइब्रेरी में कलेक्शन है, इन सब कलेक्शन, पूरे कलेक्शन का एक डिजिटल फॉर्मेट पे रखना है।
पूरे कलेक्शन को। तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं दूंगा, हमारे पटना में बहुत फेमस लाइब्रेरी है KBOPL, खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी। तो इन्होंने बहुत हद तक काम करा है, लगभग अपने सारे मैन्युस्क्रिप्ट, सारे बुक्स को डिजिटल फॉर्म में रख दिया है। यानी हर एक किताब जो हम फिजिकल लेते थे उनको स्कैन करके डिजिटली फॉर्म में रख दिया गया, चाहे उनका मैन्युस्क्रिप्ट हो, बुक्स हो, बाकी जो भी इनका थिंग्स है वो डिजिटल फॉर्म में, यानी कि कंप्लीट डिजिटल लाइब्रेरी है। आप USA, कनाडा, अमेरिका कहीं भी हैं बैठ के उस बुक्स को पढ़ सकते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये हुआ डिजिटलाइजेशन। आई एम श्योर इट्स वेरी मच क्लियर। सर, तो और कुछ मेरे स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे अगर वीडियो में, मैं प्रयास करूंगी कि सर फिर से मैं उनको इनवाइट करूं, और सर फ्री हो तो ज़रूर मेरे चैनल पर आएँ। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको और भी लाइब्रेरी से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो मेक श्योर आप लोग कमेंट्स करें, और मेरा प्रयास रहेगा कि सर को इनवाइट करूं, और सर का शेड्यूल रहेगा तो सर चैनल पे ज़रूर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं एक और बताना चाहूँगा कि यहाँ एक पॉइंट मैं छूट रहा हूँ, लेकिन मैं अगले वादा करता हूँ अगले अपने इस मीटिंग में, अपने पॉडकास्ट में रखूँगा। हमने कैटलॉगिंग पे बात नहीं किया, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन ये थोड़ा सा लिटिल बिट सर। ओके, कैटलॉगिंग होता है कि जो हमारे जो बुक्स है वो तो ऑथर वाइज, सब्जेक्ट वाइज लगे हुए। हमारा जो DDC कलेक्शन है वो होता है ऑथर, ये सब्जेक्ट वाइज। सो पूरी किताब सब्जेक्ट वाइज अरेंज है, बट अगर ऑथर वाइज ढूंढना है, पब्लिकेशन वाइज ढूंढना है, या सेकंड ऑथर के वाइज ढूंढना है, तो ये कैसे संभव है? तो इसके लिए होता है कैटलॉग सिस्टम। एक 3x5 इंची का कार्ड होता है जिसमें एक होल बीच में बने होते हैं। तो इनको एंट्री करने का जो तरीका होता है इसे ही हम कैटलॉगिंग कार्ड बोलते हैं। और हम लोग अभी तो क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, तो ये सारा कार्ड सिस्टम, क्योंकि जो सर्च हमारा इंजन था, जो हम पहले फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर या टाइटल के मार्फत जो हम लोग बुक ढूंढते थे, अब तो ऑनलाइन हो गया, बट हम लोग कार्ड सिस्टम फॉलो करते थे। और इसमें हम लोग मेजरली AACR2 का यूज़ करते हैं, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड। तो इसमें कार्ड भरने का एक तरीका होता है जिसमें एक मास्टर कार्ड एंट्री हो गए, एंड देन उसके सब एडेड एंट्री होते हैं। एडेड एंट्री में जैसे एक मास्टर कार्ड तो हो गया हमारा जो ऑथर सरनेम से रहेगा, सेकंड एंट्री मे बी सब्जेक्ट वाइज, देन टाइटल, सेकंड ऑथर, समटाइम पब्लिकेशन also, and if some catchy word is there. So generally one main entry and there will be 4 to 5 added entries are there. But nowadays in a public library you can find, like we have in Patna, we have Sinha library, there also we have this system, card system. So it's really helpful, but nowadays when the computer things are there, these cataloging, but it's good for interview. So we are talking about in keeping in mind the interview things. So you should know about cataloging. Even the Sir Ranganathan cataloging system was CCC. Actually CC was the classification of Sir Ranganathan, and cataloging part of Sir Ranganathan was CCC, cataloging classification. सर एक रिक्वेस्ट है Yes, कि please. जो स्टूडेंट हैं उनमें बहुत रश है केवल बिहार लाइब्रेरियन के पीछे, तो थोड़ा सा उनको बोले कि क्योंकि सिलेबस 60% लगभग सेम ही रहता है, वो जी। KBS हो, NBS हो, जी। या राजस्थान की भी जो लाइब्रेरी निकलती है उसमें भी। तो आप यहाँ स्टूडेंट को थोड़ा बोलिए कि वो सब भी एग्जाम के लिए तैयारी करें कि लगभग मिलता जुलता ही सिलेबस रहता जी है। जी जी, जैसा है कि और लाइब्रेरी साइंस का है, कई बार होता है कि नेचुरली लाइब्रेरी किसी भी संस्थान में बहुत मल्टीपल आपको वैकेंसी मिलेगी नहीं, जहाँ मिलेगी मैक्सिमम 1, 2 और 3। तो जहाँ भी मौका मिले वहाँ ग्रैब करें, जरूर बढ़े, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि हम लोग बिहार का वेट कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं भी अगर दिखता है 2 से 3 वैकेंसी भी रहती है, जरूर फिल करें, मौके को हाथ से जाने दें। कई बार होगा कि लोग सोचे कम सीट से, कम पोस्ट से तो कौन बढ़ेगा, पता चला काफ़ी कम लोग पहुँचे और जो पहुँचा वो बाजी मार लेगा। तो प्लीज़ डू नॉट मिस सच थिंग्स। एक्सपीरियंस भी बहुत मांगता है ना कहीं तो स्टार्ट करेंगे तो वो तो एक्सपीरियंस के लिए तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि कहीं से भी अगर आपको 1 साल का भी सर्विस करना पड़े, फ्री सर्विस, यू मस्ट डू इट यहीं से, क्योंकि कहीं भी आप डायरेक्ट जाइए पेपर लेके बोलेगा एक्सपीरियंस कहाँ है, डोंट हैव। तो बेटर है कि यू कैन टेक एक्सपीरियंस, अगर जरूरत पड़े तो नॉमिनल कॉस्ट या फिर बिना कोई कॉस्ट के आप उसमें अपना सर्विस दे, और इस प्रकार गेट एन एक्सपीरियंस, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो गेट एक्सपीरियंस एंड गेट रेडी फॉर दिस फील्ड। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो भी डाउट होगी आपको वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सर से पता नहीं कब मुलाकात होगी फिर, तो जितने भी डाउट होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख रखिए। उसके बाद जब सर आएंगे तो हम लोग 1 बाय 1 सब क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है सर।